गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी में प्राथमिक व्यवसाय। क्या चल रहा है? प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसायों में जो हमने कल टॉपिक दिए थे उन टॉपिक में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आखेट। आखेट मतलब एक तरह से जिसको हम बोलते हैं शिकार करना। ठीक है, तो शिकार करना जो है वो मानव की कौन सी व्यवस्था में आता है? आदिम व्यवस्था में आता है। कौन सी व्यवस्था में आता है? आदिम व्यवस्था में। कि मानव जो है वो अपने जीवन यापन के लिए आदिम व्यवस्था से शिकार करता आ रहा है। जिन क्षेत्रों में भोजन की व्यवस्था की कमी रहती है या आधुनिक तकनीक के संपर्क में रह रहते हैं, पुरानी परंपराओं के अंदर घिरे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए फिर क्या करते हैं? शिकार करते हैं, आखेट करते हैं और जानवरों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं जिससे उनको वस्त्र मिलते हैं, यानी वो खाल पहनते हैं, उन्हीं की हड्डियों से वो अपने आभूषण या अन्य हथियार औजार वगैरह जो बनाते हैं, पत्थरों के औजारों का उपयोग करते हैं, हड्डियों के औजारों का उपयोग करते हैं, बनी लकड़ियों के औजारों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। हालांकि क्षेत्र बहुत विशाल होता है, लेकिन सीमितताएं होती हैं उनके अंदर। क्या होती है? लिमिटेशन होती है और सीमितताओं के कारण इनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है और भोजन नहीं मिलने के कारण यह अकाल मृत्यु को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर अगर हम बात देखें तो विभिन्न बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में आपके आखेटों पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर, जो आदिम क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर पूर्ण रूप से आखेट पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया है। जो आखेट पर निर्भर रहने वाले आदिवासी लोग हैं उनके जीवन के लिए सरकार हालांकि कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने व्यवस्था को करते हैं। इस व्यवसाय में व्यक्ति के पास न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती है? न्यूनतम आवश्यकताएं केवल जीवन यापन करने के लिए वो क्या करते हैं? आखेट करते हैं। और जीवन यापन के लिए आधार भी इनका जो रहता है वो कम रहता है। ठीक है ना? ये जितना भी संसाधन जुटाते हैं, जो भी शिकार के रूप में जुटाते हैं, वही उनका भोजन होता है, वही उनका वस्त्र होता है और वही जीवन के लिए अन्य क्या होती है? आवश्यक दशाएं होती है। उन दशाओं के आधार पर ही उसको मापदंड लिया जाता है। इसके आधार पर हम देखें तो जो आदिम जनजातियां हैं, विश्व की जितनी भी आदिम जनजातियां हैं वो इस प्रकार का आखेट करती हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि आखेट जो है वो कठोर परिस्थितियों के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलता है। जहां ठंडी जलवायु आती, शीत आती, आर्द्र आती, उष्ण जलवायु है, तो वहां पर आखेट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। कठोर जलवायु, जैसे हमने एस्किमो जनजाति पढ़ी थी, बुशमैन जनजाति पढ़ी थी, तो वो सारे के सारे क्या है? मांसाहारी लोग हैं। ठीक है ना? मांसाहारी लोग, क्योंकि उनके लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है वो केवल और केवल आखेट ही कर सकते हैं। वहां जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उसके आधार पर केवल उनको जीवन यापन करने के लिए आखेट ही उनके लिए एक व्यवसाय मात्र बन जाता है। अब चूंकि प्रकृति से संबंधित है, भूमि से संबंधित है और प्राथमिक स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए इसको कौन से व्यवसाय में शामिल किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। आपने देखा है बहुत सी जो जनजातियां, जैसे एस्किमो जनजाति, वो तो उसका तो नाम ही कच्चा मांस खाने वाला है, यानी मांस खाने वाला, क्योंकि वहां और कोई अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण वो अपना क्या कर सके? जीवन यापन कर सके। अब विश्व के बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिकार पे निर्भर रहते हैं और इस शिकार के कारण परिणाम ये निकला कि बहुत सी जातियां जो है जानवरों की वो विलुप्त हो चुकी है। और उन जातियों प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न सरकारें जो है जिस क्षेत्र की, जिस देश की, वो क्या कर रही है? इस शिकार पर प्रतिबंध लगा रही है। और आदिवासी लोग जो है वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर डिपेंड रहे हैं? आखेट पे। अब थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है कि आखेट करने वाले लोगों को उन्हीं के क्षेत्रों में स्थायी भूमि लेकर कृषि के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, या वानिकी के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, पशुपालन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जानवरों को मारे भी नहीं और उनका जीवन यापन भी क्या होते हैं? संचालित हो सके। भारत जैसे देश में जहां पूर्ण आखेट प्रतिबंध है, वहां आदिवासी लोगों का जीवन यापन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यहाँ की सरकारों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकारों को बचाया भी है और मरुत्थान, मेरुत्थान, ठीक है,
ठीक है ना। इनके अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम, वन्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम, इसके तहत इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए जो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए या उनके जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं है वो सरकार के द्वारा समय समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में बहुत से क्षेत्र जो है, जैसे अपने विश्व की अगर हम बात करें, विश्व के लेवल पे बात करें क्या है, क्या होता है, तो विश्व के वैसे भी इसको बना के देखें तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आएगा। एक वर्ल्ड का छोटा सा नक्शा बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा हमारे को आवाज हो जाएगा। या उस ऐसी बनाई है, कोई रियल नहीं है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र को हर जगह अपना मिलेगा। ये देखिए, ये हमारा ग्रीनलैंड वाला हिस्सा था, कनाडा का हिस्सा था। तो यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं कनाडा के एस्किमो है, ठीक है ना, एस्किमो लोग हैं। यहाँ पर ये देखिए उत्तरी साइबेरिया वाला हिस्सा है, उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, तो याकूट, सेमोयड, याकूट, चुक्ची, लैप्स, है ना। तो ठंडे क्षेत्रों में जो है टुंड्रा प्रदेशों में जैसे एस्किमो लोग हो गए, उत्तरी साइबेरिया में या टुंड्रा बताया हुआ आपको, टुंड्रा प्रदेश यहाँ पर भी जगह रहती है। टुंड्रा प्रदेश है, कनाडा का उत्तरी हिस्सा है, अलास्का का हिस्सा है। यहाँ कनाडा जो जनजाति है वो आखेट पर निर्भर रहती है, वो आखेट करती है। इसके अलावा जो ये उत्तरी साइबेरिया का हिस्सा है, उत्तरी यूरोप और उत्तरी साइबेरिया का हिस्सा है, इसमें आपके लैप्स है, सेमोयड है, याकूट है, चुक्ची है, तुंग है, ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अपना कालाहारी का क्षेत्र था, ठीक है ना, कांगो बेसिन का क्षेत्र था, तो यहाँ पिग्मी, कांगो क्षेत्र में पिग्मी जनजाति, कांगो नदी बहती है अफ्रीका में, तो उस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति को कहते हैं पिग्मी जनजाति, ठीक है। वो कालाहारी का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर रहने वाली जनजाति है, वो कौन सी है, उष्मेन जनजाति है। इसके अलावा मलाया, सेवान, सकाई जनजाति, मलाया, ठीक है ना, मलाया का हिस्सा जो रहता है। इसी के अलावा बॉर्डर जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पुनान जनजाति है। अब न्यू गिनी, अमेरिका के क्षेत्र के अंदर न्यू गिनी जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पापुआन, आपके पापुआन नदी है। अमेजन बेसिन जो है, ये दक्षिणी का जो अमेजन क्षेत्र है, अमेजन नदी यहाँ पर बहती है दक्षिण अमेरिका में। यहाँ जुआरो, जावा आदि कई जनजातियां हैं जो निवास करती हैं। यहाँ जुआरो जनजातियां निवास करती है, पिग्मी करती है, बुशमैन करती है, आपके एस्किमो करती है, सेमोयड, याकूट, चुक्ची, तुंग, ठीक है ना, आपके पापुआन, कुआन, ठीक है ना। ये जनजातियां जो है वो पूरे विश्व में क्या करती हैं, निवास करती हैं। और आप देखें कि इनका सबका जो वातावरण है वो कठोर वातावरण है। कौन सा वातावरण है, कठोर वातावरण क्षेत्र में रहते हैं, जहां जलवायु जो है वो बहुत ज्यादा कठोर है। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु का स्वरूप है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी का हिस्सा रहेगा या बहुत ज्यादा सर्दी का हिस्सा है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग होते हैं। तो वर्तमान में क्या किया गया है कि इन लोगों को आखेट से स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्या आखेट न करें, आपको जगह दे दी जाएगी, आप वहां पर कृषि कीजिए और स्थायी रूप से आप पशुपालन या कृषि करके वहां पर रह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक का बात है हमारा, वो आता है संग्रहण का। अब संग्रहण का तात्पर्य होता है जमा करना। क्या करना, जमा करना। कोई भी वस्तु जो होती है जिनको हम प्राप्त करते हैं उनको जमा करने की जो स्थिति होती है, उनमें जो खास करके आदिवासी लोग ही आते हैं, ठीक है ना। और इनमें जमा करने वाला जो पदार्थ वो भी क्या होता है, ये खाद्य पदार्थ होता है। यानी अपने जीवन यापन के लिए खाद्य पदार्थों को क्या करना, संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। आदिवासी क्षेत्र में आदिम समाज से और आदिम समय से ये प्रक्रिया आखेट के साथ साथ चली आ रही है। अब इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ में दो चीजें आती हैं। क्या आती है, एक तो आता है मांस और एक आता है फल सब्जियां, ठीक है ना। फल, कंद मूल और फल, ठीक है ना। तो कंद मूल फल तो सब्जियां वगैरह का है, या जड़े हैं, या तने हैं, ठीक है ना, या फल है, उनको उपयोग में लेते हैं। काफी समय तक उसको संग्रहित करके रख सकते हैं, आने वाले समय में उसको उपयोग करते हैं। मांस जो होता है, जैसे एस्किमो जनजाति के लोग हैं, तो अगर वो मांस को किसी जानवर को मार देते हैं
तो उसके मांस को स्टोर कर लेते हैं और बर्फ में मांस खराब नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। लेकिन उष्ण लोग संग्रहित नहीं कर सकते क्योंकि वहां उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उष्णकटिबंधीय जलवायु में मांस जो है कुछ दिनों में सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। अगर उसमें बदबू वाला खा लेता है लेकिन बदबू आने लगती है, लेकिन एस्किमो लोग लंबे समय तक उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या कहती है, संग्रहण। ये हर आदिवासी क्षेत्र के अंदर जहां आके किया जाता है वहां इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। हालांकि जैसे जैसे समय बीता उसके अनुसार आर्थिक दृष्टि से इस व्यवसाय का महत्व क्या होने लगा, कम होने लगा। ये प्रक्रिया जो है वो कम दोहराई जाने लगी समय के साथ साथ जो वैज्ञानिक बदलाव आए हैं, उन वैज्ञानिक बदलाव से तकनीकी ज्ञान हुआ है या सामाजिक जो आर्थिक अंतर आया है, इसके कारण क्या हुआ है कि ये लोग जो है वो इस व्यवसाय के अंदर इनका महत्व कम हो चुका है। पहले इनका महत्व ज्यादा था क्योंकि अब तकनीकी के आधार पर अन्य प्रकार के भी रोजगार उपलब्ध हो चुके हैं। अन्य प्रकार से भी भोज्य खाद्य पदार्थों को संग्रहित किया जा सकता है, जैसे फ्रिज में संग्रहित किया जा सकता है। तो अब बाहर से संग्रहित की जाने वाली फसलों का कोई महत्व नहीं रहा है। ठीक है ना, इसलिए अत्यधिक तकनीकी और सामाजिक व्यवस्था के विकास के कारण जो ये इन लोगों का जो काम है उनका महत्व कम हो गया है। ये लोग कंदमूल, फल, बेरी, जैतून के पत्ते या कुछ भी जो भी जैतून के पत्ते हैं और हैं, उन सब का क्या करते हैं, उपयोग करते थे और संग्रहित करके उनको समय के अनुसार आगे बढ़ाते थे समय के साथ साथ। ठीक है, और ये सारे के सारे रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन जो भी माने, उनके लिए ये केवल प्रकृति की व्यवस्थाओं के रूप में ही शामिल करते थे। ये कृषि नहीं करते थे, ठीक है ना, ये पशुओं को भी नहीं पालते थे, प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करते थे। जो प्रकृति इनको देती है उसी के अनुसार वो अपना संग्रहण करते हैं। ना पशुओं को मारते हैं, ना पशुओं को पालते हैं, ना कृषि करते हैं, ना ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। प्रकृति जैसा इनको उपलब्ध संसाधन देती है, ये प्रकृति के उपलब्ध संसाधन के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। उनसे जो फल फूल मिलते हैं उनको संग्रहित करते हैं, लंबे समय तक उनका उपयोग करते हैं। बाद में जब खत्म होते हैं तो फिर ये जंगलों में घूमते हैं, वहां से जो भी चीज इनको उपलब्ध होती है वो क्या करते हैं, लेके आ जाते हैं। ये खास करके प्रकृति की ज्यादा नजदीक होने वाली व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इनके जो है वो है मलाया द्वीप जो है, वहां सकाई और समाओ जनजाति जो है, समाओ जनजाति और सकाया जनजाति, ये इसमें अमेरिकन बेसिन जो है, जो दक्षिणी अमेरिका का हमने अमेजन नदी का क्षेत्र माना था, वो क्षेत्र वहां ये लोग बोरो जनजाति है। कौन सी जनजाति है, बोरो जनजाति। तो बोरो जनजाति जो है वो इस प्रकार का क्या करती है, व्यवसाय करती है। ठीक है ना, उसके अलावा कालाहारी का जो बुशमैन क्षेत्र है, जो बुशमैन जनजाति का क्षेत्र है, तो बुशमैन लोग जो है वो भी क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। हालांकि कम संग्रहण करते हैं लेकिन संग्रहण करते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक, क्योंकि उनमें क्या होता है कि संसाधनों की उपलब्धता कम रहती है, जानवर वगैरह वो दूर जाते हैं, दौड़ जाते हैं, तो महिलाएं जो होती हैं वो आसपास से कंदमूल, फल, है ना, ये कीड़े मकोड़े, दीपक, ठीक है ना, जैतून के पत्ते वगैरह जो भी होते हैं, उन पत्तों को उनको क्या करती है, संग्रहित करती है। अगर मान लो किसी समय शिकार नहीं मिला तो उन पत्तों और जड़ी बूटियों, कंदमूल, फलों को खाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी आदिवासी लोग हैं वो इस प्रकार से फलों को तोड़कर वो अपने संग्रहित कर लेते हैं। समय के अनुसार वो उसका बदलाव करते रहते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में, हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है ना, ये जो द्वीपीय समूह है, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो भी इसी प्रकार से बहुत सा क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। हालांकि आधुनिक काल के अंतर्गत देखें तो वन संग्रहण भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। डब्बा पैकिंग सिस्टम जो है वो भी एक तरह से संग्रहण का सिस्टम चला है। आधुनिक समाज में भी हम देखें तो दूध जो है उसकी पैकिंग की दी जाती है, उसको स्टोर किया जाता है, फ्रिज के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, लंबे समय तक उसको स्टोर। तो आधुनिक समय में भी सभी संसाधनों का क्या किया जा रहा है, संग्रहण व्यवसाय प्राप्त मात्रा में चल रहा है। जो आदिमकालीन व्यवस्था थी वो आधुनिक काल में भी देखी जा सकती है। ठीक है ना, इसके अलावा जितने भी आधुनिक प्राचीन काल के अंदर जो संग्रहण किया जाता था जिन वस्तुओं का, उन वस्तुओं को आज औषधि के रूप में या फिर फलाहार के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो जो वृक्षों की छाल है उससे नेट बनाई जाती है, चमड़ा रखने के लिए उसका एक द्रव्य बनाया जाता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती है, बहुत सी पत्तियां होती हैं उनसे
सिंचाई वगैरह के लिए पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, दवाइयां बनाई जाती है, बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनकी दवाइयां बनाई जाती हैं। तो इनका संग्रहण करके, जैसे पतंजलि की अगर हम बात करें, आज अगर पतंजलि तो आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए ये सारी चीजों का क्या किया जा रहा है, संग्रहण करके फिर उनको दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। आधुनिक समाज में भी संग्रहण की व्यवस्था जो है देखने को मिलती है, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना। लेकिन क्रियाओं के बारे में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। दो चीजें आ गई, क्या आ गई कि जो संग्रहण की व्यवस्था के अंदर जो वस्तुएं प्राप्त की जाती थी और आधुनिक समाज में जो वस्तु की प्राप्ति, इनमें जो समय के अनुसार वो चीजें क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। आधुनिक समाज में क्या होता है, जैसे फ्रिज वगैरह है, तो समय के अनुसार चीजें जल्दी खराब नहीं हो पाती है, इसलिए संग्रहण के लोग जो है वो आधुनिक समाज के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वो सामान जो है वो जल्दी खराब हो सकता है। ये एक संग्रहण का व्यवसाय जो है वो इन आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से संचालित किया जाता है। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो वन संग्रहण का था। वन संग्रहण या मुख्य रूप से तो वन संग्रहण ही बोलते हैं कि वनों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं का मानव क्या करता है, संग्रहण करता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। मुख्य रूप से जो आदिवासी लोग हैं वो इस प्रकार का संग्रहण करते हैं। तो एक तरह से वो भी प्रकृति के हिसाब से उसको भी अपने इसमें रहता है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रहता है। तीसरा जो होता है वो होता है मत्स्य व्यवसाय कर सकते हैं या मछली पकड़ना। तो ये एक तरह सबसे अगर बातें देखें तो ये तटीय क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में जहाँ समुद्र का तटीय क्षेत्र है या नदी का तटीय क्षेत्र है या झील का किनारा है, ठीक है ना, तो वहां मछली पकड़ना और मछली पालन करना, मछली पकड़ना और मछली पालन करना दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। एक तो ये कि अपने जीवन यापन करने के लिए जहां मछलियां उपलब्ध है वहां से मछलियां पकड़ी या तो उनको बेच दिया या उनको खाने के उपयोग में ले लिया, तो ये भी एक तरह का व्यवसाय किया जाता है। और खास करके ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं जहां मछलियों का जो मूल होता है। और मछलियां कहाँ पाई जाती है, एक बार ध्यान रखना कि विश्व में 4 प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है। 4 प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है, उनका जिक्र करेंगे हम, कहाँ मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है, मछलियां उत्पादन ज्यादा क्यों पकड़ी जाती है उन क्षेत्रों में, क्योंकि वहां कुछ जलवायु गतिविधियां ऐसी होती है। आपने 11वीं क्लास में महासागरीय धाराएं पढ़ी होंगी, तो महासागरीय धाराओं के अंदर आपने देखा ठंडी धारा और गर्म धारा जहां आपस में मिलती है तो वहां का जल जो होता है वो गुनगुना हो जाता है, ठीक है ना, एक सहन करने वाली स्थिति वहां पैदा हो जाती है। तो मछलियां क्या करती है, उन तटीय क्षेत्रों पे समीप आती है जहां जल की ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती है। इसके साथ साथ दूसरा कारण यह है कि ये धाराएं जो होती है वो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में मछलियों के लिए भोजन होता है। प्लैंकटन नाम का एक जीव होता है, पादप भी होता है और जीव भी होता है। इन दोनों को जब मिलती है तो अपने क्षेत्रों से वो लाकर उन क्षेत्रों में इकट्ठा कर देती है। इकट्ठा होने से मछलियां जो होती है उस भोजन पदार्थ को लेने के लिए वहां आती हैं, उस प्लैंकटन को खाने के लिए आती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में वहां मछलियां उत्पादित होती है, रहती हैं और वहां से मछलियों को पकड़ा जाता है। तो मछली पकड़ने के काम भी प्राचीन काल से चला आ रहा है। मुख्य रूप से जो समुद्र तटीय क्षेत्र और माना यह जा रहा है आने वाले समय के लिए कि अगर खाद्य पदार्थों की आने वाले समय में जब कमी हो जाएगी तो उसकी पूर्ति केवल और केवल महासागरीय संसाधन ही करेंगे। और महासागरीय संसाधनों में प्रमुख संसाधन माना जाता है मछली का, ठीक है। तो वो परिस्थितियां कब आती हैं, कैसे आती हैं, वो बात की बात है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है विभिन्न सामाजिक विज्ञानियों के द्वारा। मछली पकड़ना प्राकृतिक अवरोधों के साथ संघर्ष करना, एक तरह से जो प्राकृतिक अवरोध आते हैं उनके साथ संघर्ष करना है। आपके तालाबों से मछलियां पकड़ी जाती है, नदियों से मछलियां पकड़ने का काम किया जाता है, आपके झीलों से मछलियां पकड़ने का काम किया जाता है। झीलों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछलियां पकड़ी जाती है, जहाँ समुद्री और ठंडी और गर्म जल धाराएं जहां आपस में मिलते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां जो है मछलियों का उपयोग किया जाता है या उनको पकड़ा जाता है। इनका 2-3 चीजों में इनकी खाल का उपयोग किया जाता है। एस्किमो जनजाति में हमने सील मछली की बात की थी, सील मछली, तो सील मछली को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उनकी खाल, उसकी चर्बी, उसके दांत, उसकी हड्डियां, उसके सब चीजों का क्या करते हैं वो उपयोग लेते हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्र में इन मछलियां पकड़ने को मछलियों से तेल निकाला, मछली का तेल उपयोग करते हैं, तेल निकाला जाता है। मछली की हड्डियों का उपयोग किया जाता है, तो उसकी हड्डियों को चूरा बनाकर खाद के रूप में उसका उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा उसकी खाल का, बड़ी मछली उसकी खाल का उपयोग किया, उसके मांस को खाने के काम में किया, इसकी चर्बी जो होती है उसको जलाने और खाने के काम में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के इसके तेल से दवाइयां भी उत्पादित की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा विदेशों में अगर आपने देखा होगा, विदेशों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जो दूध वाले जानवर होते हैं उन जानवरों को छोटी मछलियां खिलाने का काम करते हैं। कई बार आपने यूट्यूब पर अगर वीडियो वगैरह देखो तो वहां मछलियों को खिलाने के, जानवरों को खिलाने का काम है ताकि उनके दूध में वृद्धि हो। तो दूध में वृद्धि करने के लिए जो दुधारू पशु होते हैं उन दुधारू पशुओं को भी मछली खिलाई जाती है, मछली पकड़ी जाती है। छोटी मछलियां होती है उनके सामने जैसे अपने चारा रखते हैं वैसे वो उनको रख देते हैं और वो उनको खाते हैं, और उनको खाने से वो मानते हैं कि उनके दूध में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसी प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती है पूरे विश्व में। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, आधुनिक समाज की उत्पत्ति हुई, आधुनिक समाज विकसित हुआ, मछलियां पकड़ने के तरीके चेंज हुए, बड़े बड़े जालों के द्वारा, बड़े बड़े जहाजों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जल का मछलियों का उत्पादन किया जाने लगा, मछलियों को पकड़ा जाने लगा, ठीक है ना। तो एक तरह से देखें तो ये मत्स्य व्यवसाय बन गया, मछली का क्या बन गया है, व्यवसाय बन गया। और मानव की उद्रपूर्ति के, तो मानव की उद्रपूर्ति का मानव का पेट भरने के लिए जो मांसाहारी लोग हैं वो मछली का क्या करते हैं, अधिकतम उपयोग करते हैं। जैसे अपने दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत में अधिकांश लोग जो है मछली खाते हैं, उनका मुख्य भोजन ही मछली और चावल, ठीक है। इनको मछलियों को पकड़ते हैं तो ताजे पानी के क्षेत्र में पकड़ते हैं, छिछले का मतलब कम गहरा जो जल होता है वहां इन मछली को पकड़ा जाता है। तटीय क्षेत्रों में इनको पकड़ा जाता है। जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती है उन क्षेत्रों में इनको पकड़ा जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा जाता है। पूरे विश्व के अंदर अगर मछली के प्रमुख रूप से देखें तो 4 क्षेत्र हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र और जापान सागर क्षेत्र। अभी मैं डायग्राम से इसको बता देता हूँ कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां अधिकतम विशाल रूप से मछलियां पकड़ी जाती है। तो मछलियों के उत्पादन के लिए, मछली व्यवसाय के लिए जहां मछलियां पकड़ी जाती है वो मानव की उद्रपूर्ति के लिए पकड़ी जाती है। जहां और स्रोत नहीं होते हैं, जहां जलीय स्रोत होते हैं वहां मछली का भी उत्पादन किया जाता है। तो व्यक्ति जो है वो इसको व्यवसाय के रूप में प्राप्त कर रहा है। अब मत्स्य व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। मछली पकड़ना जो है वो क्या हो गया है, व्यवसाय हो गया है। लोग मछली पकड़ते हैं और मानव उद्रपूर्ति हेतु उसका उपयोग लेते हैं। अब उसका उपयोग किसमें लेते हैं, तेल बनाया जाता है उसका, उसकी खाल का उपयोग किया जाता है, उसकी हड्डियों की चूर्ण से खाद बनाई जाती है, उसका खून से खाद बनाई जाती है, उसके खून को पिया जाता है, ठीक है ना। दुधारू पशुओं को मछलियां खिलाई जाती हैं। तो मछलियों के उत्पादन को कई रूपों में, पहले केवल खाने के लिए यूज किया जाता था, अब इसके कई रूप हो गए। इसलिए वो उसको किस रूप में लिया गया है, व्यवसाय के रूप में इसका स्वरूप सामने आया है हमारे, ठीक है ना। इसको व्यवसाय के रूप में, इसीलिए इसको, क्योंकि प्रकृति से संबंधित रखता है सीधा, इसलिए इसको प्राथमिक व्यवसाय के संदर्भ में हम शामिल करते हैं। तो ये भी एक आदिम प्रवृत्ति थी, लेकिन वर्तमान में आधुनिक व्यवस्थाओं के संपर्क में आने से इनको अब जो व्यवसाय किया गया है वो मछली पकड़ने का जो तरीका है वो आधुनिक तरीके से जाल लगाया जाता था और बड़े बड़े जाल होते हैं, आधुनिक जाल होते हैं, क्रेन से बने होते हैं, सारे उसमें घूमते हैं और उसके बाद में मछलियों को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मैं विश्व के 4 आपको क्षेत्र बता देता हूँ जो मछली उत्पादन या मछली पकड़ने के बड़े क्षेत्र हैं, जहाँ अब एक होता है कैसे इसको पहले मैं नक्शे से आपको देख लेते हैं। अब कई बार विश्व के नक्शे में आपको पूछ लिया जाता है कि विश्व के नक्शे में मछली उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए, तो अपने थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने के बाद में ये चीज हमारी बिल्कुल क्या आ जाएगी। तो मानचित्र में आपसे पूछ सकते हैं कि विभिन्न मछली उत्पादक क्षेत्र आप बताइए। तो आपने 11वीं क्लास में जो महासागरीय धाराएं पढ़ी हैं उन धाराओं के आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं कौन कौन से क्षेत्र के अंदर मछलियों का उत्पादन होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये यहाँ से करके रखा जा रही है, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से मछली खा जा रही है,
महासागर, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये आपके प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में जापान का क्षेत्र आगे, यहाँ भी प्रशांत महासागर का क्षेत्र। तो देखिए आप देखा होगा ये पूरा हिस्सा ठंडा क्षेत्र है, ये भूमध्य क्षेत्र गर्म क्षेत्र है। गर्म धाराएं जो होती है वो ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाती है और ठंडे क्षेत्रों की धाराएं जो वो गर्म क्षेत्रों की तरफ आती है। तो यहाँ से देखिए गर्म क्षेत्र की ठंडे क्षेत्र की हवा आती है, धारा आती है, और यहाँ से गर्म क्षेत्र की धारा जाती है। जहां दोनों धाराएं आपस में मिलती है तो एक क्षेत्र में ये है और एक क्षेत्र ये है। ये पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है और ये उत्तर पूर्वी अमेरिका का क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र है। वैसे बात सकते हैं उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र है ना, इसमें लिखा गया है उत्तरी अटलांटिक तटीय क्षेत्र। तो ये अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ हिस्सा आ गया, ये मिडल का आ गया और ये साउथ आ गया। तो उत्तरी जो क्षेत्र है जहां गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं उसमें ये प्रशांत महासागर का हिस्सा आ गया। तो यहाँ भी गर्म और ठंडी धाराएं आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। तो ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र आ गया, ठीक है। ये चीन का हिस्सा है, यहाँ से भी ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं। ये जापान का क्षेत्र आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। एक क्षेत्र ये है, एक अटलांटिक का ये, तो ये उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र हो गया, ये उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो गया। क्योंकि ठंडी धारा ठंडी और कौन सी गर्म गर्म, इधर भी कौन सी ठंडी, इधर कौन सी गर्म, इधर कौन सी ठंडी, इधर कौन सी गर्म। गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी नीचे आ रही है, ठंडी नीचे आ रही है, गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी नीचे आ रही है, गर्म ऊपर जा रही है। ग्लफ स्ट्रीम की धारा, लैब्राडोर की धारा, ठीक है ना। जापान में क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा ठंडी, यूरोस्ट्रीम की गर्म धारा। इधर प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो है इधर भी गर्म ठंडी धारा आ रही है और इधर से कौन सी धारा जा रही है, गर्म धारा जा रही है। तो ये हो गया आपके उत्तरी प्रशांत क्षेत्र। विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र, ठीक है ना। ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये हो गया आपके उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, ये हो गया आपके उत्तरी उत्तरी, ये उत्तरी, ठीक है ना, उत्तरी। और ये पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। और ये है जापान, ये जापान, और जापान के पास का जो सागर है वो जापान सागर जैसे हिंद है, तो हिंद महासागर वैसे जापान सागर। यहाँ भी दो ठंडी धाराएं, क्यूराइल की और यूरोस्ट्रीम की ठंडी धारा मिलती है। तो ये हो गया जापान सागर क्षेत्र। तो विश्व के 4 बड़े क्षेत्र, देखो मछलियां कहां उत्पन्न होती हैं, ठंडे क्षेत्रों में ताजा मीठे पानी जल के क्षेत्र के अंदर उत्पादित होती है, या जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं वहां उत्पादित होती है। तो ये सब जगह ठंडी जल धाराएं मिलती हैं। इसको बोलते हैं, इस क्षेत्र को एक नाम बोलते हैं ग्रांड बैंक और इसको बोलते हैं डाकर बैंक। बैंक का मतलब जहां अच्छी राशि हो उसे बैंक कहते हैं। तो राशि की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ बैंक होता है। इसी प्रकार मछलियां बहुत बड़ी मात्रा में इसलिए बैंक का नाम दिया गया और बैंक एक तरह से किनारे को भी कहते हैं, ठीक है ना, जो बैंक होता है। तो डाकर बैंक यानी जाने का किनारा, ग्रांड बैंक यानी ग्रांड। तो अमेरिका वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ग्रांड बैंक मछली उत्पादन का, और पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं डाकर बैंक। तो ये विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। समय आया आपको? विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्रों में काले पानी के क्षेत्रों में मछलियां मिलती है, ठीक है, झील है, नदियों के किनारे वहां मिलती है। इसके अलावा जहां ठंडे और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र से आने वाली जो धाराएं है वो तो ठंडी, और भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाने वाली जो धारा है वो गर्म, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो भूमध्य रेखा से निकलने वाली जो धारा है वो गर्म है, और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली धाराएं जो है वो ठंडी है। और जहां ठंडी और गर्म आपस में मिलती है, अभी सर्दी है, गर्म पानी और ठंडे पानी मिला के गुनगुना पानी नहीं करेंगे क्या, जो हमारे
हमारे शरीर के लिए उपयोग, वैसे मछलियों के लिए उपयोग होता है। तो मछलियां ऐसे जल के अंतर्गत आती हैं और ये जल धाराएं जो होती है वो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन लेके आती है, जो मछलियों का मुख्य खाद्य भोजन होता है, इसलिए मछलियों का यहाँ जमाव पाया जाता है। और मछली सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो है ग्रांड बैंक और डागर बैंक, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र और जापान क्षेत्र। तो अगर आपको विश्व का क्वेश्चन है तो जापान सागर का क्षेत्र ये रहेगा। अगर वो कहते डागर बैंक कौन सा है, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उसको डागर बैंक कहते हैं। बैंक का मतलब किनारा। जहां ग्रांड बैंक है या ग्रांड का मतलब उत्तरी पूर्वी हिस्सा जो रहता है, ग्रांड बैंक का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है मछली का ग्रांड, ठीक है ना। और यहाँ है प्रशांत, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। दोनों तरफ से इस तरफ से विश्व के नक्शे को खोल के देखते हैं तो पूरा हिस्सा जो रहता है वो प्रशांत। आप यहाँ भी लगा सकते हो इसका हिस्सा प्रशांत महासागर में, यहाँ भी हिस्सा लगा सकते हो, दोनों को लगा सकते हो। तो दोनों किनारों पर आप प्रशांत का दिखा दीजिए, ये ग्रांड का दिखाइए, डागर का दिखा दीजिए और वो, ठीक है। तो ये हमारे आखेट कर दिया, वन संरक्षण कर दिया और मछली पालन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुपालन, जो आगे हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से क्लियर तरीके से इसको पढ़ना और किताबों में भी अच्छी तरह से इसका होमवर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मानचित्र के लिए मैंने आपको बता दिया है। मानचित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। विश्व के मानचित्र को कभी पूछा जा सकता है आपसे। डागर बैंक, ग्रांड बैंक, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, प्रशांत क्षेत्र, जापान सागर, उत्तरी एटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।